नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन विश्लेषण। ना शोर ना शराबा ना हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल। इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात सबसे पहले नामांकन की लड़ाई में शक्ति प्रदर्शन की कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है, क्योंकि जिन दो सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है उसके लिए आज दोनों ही तरफ से नामांकन किया गया। भाजपा की तरफ से सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कोल के नामांकन में सिर्फ नरेश उत्तम पटेल और मनोज पांडे ही नजर आए। अखिलेश यादव दिखाई नहीं दिए। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि एमएलसी का ये चुनाव क्या सिर्फ परसेप्शन सेट करने के लिए है, क्योंकि संख्या बल के खेल में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। एमएलसी चुनाव की फाइट किसका भौकाल टाइम। नामांकन के जरिए भाजपा ने दिखाई ताकत। आदिवासी मोर्चे पर सपा को मिलेगी राहत। कीर्ति कोल के नामांकन से अखिलेश की दूरी 24 से पहले दलित वोट की कसक होगी पूरी। देश के सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर चुनावी घमासान जोरों पर है। फिर एक बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। हालांकि कहने के लिए यह चुनाव विधान परिषद की 2 सीटों के लिए है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, उससे एमएलसी चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, जिसकी बड़ी तस्वीर उस समय सामने आई जब भाजपा ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नामांकन में पूरी ताकत लगा दी, जिसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि दोनों डिप्टी सीएम समेत यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। वहीं भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के जवाब में दूसरी तस्वीर समाजवादी खेमे से कीर्ति कोल के नामांकन की आई, जिसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और मुख्य सचेतक मनोज पांडे तो मौजूद रहे, लेकिन अखिलेश यादव इस नामांकन से दूर दिखे। हमारे दोनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि इस चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके पास मत नहीं है। केवल एक आदिवासी महिला को मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का नॉमिनेशन कराने का प्रयास किया है। यदि उनके पास इस प्रकार वास्तव में उनके मन में इच्छा होती तो अपनी जो सीटें थी मतों के आधार पर वो वास्तव में नॉमिनेशन कराते और उसे चुनाव में विजयश्री दिलाते। आज एक आदिवासी परिवार की, एक ऐसे परिवार से, ऐसे समाज से एक बहन को उन्होंने विधान परिषद का प्रत्याशी बनाने का काम किया है, जिनकी कल्पना कम लोग करते हैं। और यही नहीं, इसी बहन को समाजवादी पार्टी ने पूर्व में भी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था। आज पूरा समाजवादी पार्टी के एक एक सदस्य, पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता अपनी इस आदिवासी बहन के लिए पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से उन्हें जिताने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए 11 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन था और नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने जब आज नामांकन दाखिल किया तो उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत सरकार के कई मंत्री भी वहां मौजूद रहे।
वहीं यहाँ समाजवादी पार्टी की आदिवासी उम्मीदवार कीर्ति कोल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस नामांकन के दौरान अखिलेश यादव वहां मौजूद नहीं रहे। इसे लेकर अब यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि दरअसल जिन चुनाव में अखिलेश यादव को अंदेशा होता है कि वो हार जाएंगे, वहां वो नहीं जाते हैं, फिर चाहे वो आजमगढ़ का उपचुनाव हो या फिर रामपुर का। दरअसल भाजपा ने धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान को मैदान में उतारा है और संख्या बल के हिसाब से दोनों की जीत तय मानी जा रही है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि एमएलसी चुनाव में जितनी सीटों पर चुनाव होना है उस संख्या में एक जोड़ते हैं। इसके बाद विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या में उससे भाग दे देते हैं और फिर जो संख्या आती है उसमें फिर से एक जोड़ देते हैं। इस फॉर्मूले के मुताबिक 2 सीटों पर चुनाव होना है तो हम 3 से 403 को 3 से भाग देंगे। इसमें एक उम्मीदवार को जीत के लिए 134 के करीब वोट की जरूरत होगी। अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए तो एक सीट जीतने के लिए 135 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में भाजपा के पास अपने गठबंधन के साथ 273 विधायक हैं जो 2 सीट जिताने के लिए काफी हैं, जबकि सपा के पास अपने 110 और रालोद के 8 विधायक हैं जो जीत के लिए जरूरी आंकड़े से बहुत दूर हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है और दूसरी बात कहीं ना कहीं लक भी होता है। मैं भी 30 साल से लगी थी, मैं भी अपने आप को सोचती थी कि कब मेरा नंबर आएगा, कब नंबर आएगा। ऐसे समय नंबर आया कि मैं सोच ही नहीं सकती, तब भी नहीं लगा था, लेकिन मेरे लिए वो लकी है देश की राष्ट्रपति जी, और वो मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए लकी है। तो गोरखपुर क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया। हमारे घनघटा से हमारे गणेश चौहान जो समाज एक सफाई कर्मचारी थे, उनको पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। अन्य दल परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये लीडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है और जो हमारी पार्टी की ताकत है वो कार्यकर्ता है और इसलिए कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेतृत्व ने किया। मैं नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट। अब जानकार एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव के आदिवासी दांव के मायने निकालने में जुटे हैं, क्योंकि कोई इसे आदिवासी वोट को साधने के रूप में देख रहा तो कोई इसे भाजपा के द्रौपदी मुर्मू दांव की काट बता रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूं कि मेरे जैसे आदिवासी समाज के ऊपर उन्होंने अति कृपा की है और मेरा आदिवासी समाज हमेशा उनके लिए आभारी रहेगा। और मैं कीर्ति कोल मिर्जापुर जनपद से हूँ। 96 विधान से मैं विधानसभा प्रत्याशी भी रही हूँ। तो मैं सदन परिषद के सभी सदस्यों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस आदिवासी समाज के बेटी बहन पर उपकार करें और मेरा भी आदिवासी परिवार का नाम आगे करें। क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कोल के नाम का ऐलान किया, भाजपा ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, उन्होंने अपने उस एक पाप का प्रायश्चित किया है जो मुर्मू जी के खिलाफ उन्होंने किया। मुर्मू जी एक आदिवासी महिला थी। महिला और आदिवासी प्रथम बार देश की प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य मिल रहा था उनको और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस पर पहल की थी। उस पर उनका जो विरोध हुआ समाजवादी पार्टी के द्वारा, शायद वो उसका प्रायश्चित करने का प्रयास, असफल प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने वाले अखिलेश यादव विधान परिषद उपचुनाव में कीर्ति कोल को मैदान में उतारकर भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव ने द्रौपदी मुर्मू को वोट न देकर जो पाप किया था, कीर्ति कोल के जरिए वो उसका प्रायश्चित करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। उनके पास न पर्याप्त जनाधार है, न ही इतने वोट हैं कि कीर्ति कोल को चुनाव जिता सकें, लेकिन कीर्ति कोल के जरिए वो आदिवासी समाज की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। वहीं इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि जब सपा के पास कीर्ति कोल को जिताने लायक वोट ही नहीं तो फिर क्यों उसने उन्हें मैदान में उतारा? कहीं ये सपा की परसेप्शन पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं, या फिर ये दिखाने की कोशिश है कि वो आदिवासी विरोधी नहीं है? क्योंकि जब भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया था तो सपा ने यशवंत सिन्हा को वोट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात समाजवादी पार्टी की पदयात्रा की करते हैं, जिस पर सियासत घनघोर हो रही है, क्योंकि जिस पदयात्रा के जरिए
समाजवादी पार्टी पूरे पूर्वांचल को नापने चली है। उस पदयात्रा पर ओम प्रकाश राजभर ने अपना दांव ठोक दिया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि ये आइडिया तो उनका है। अब सवाल बड़ा है कि क्या सपा ने राजभर का आइडिया चुरा लिया या फिर राजभर ने सपा के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश पर राजभर का आइडिया अटैक। ये तो हमारी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि है। अगर वो 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं तो ये तो उपलब्धि है। एयर कंडीशन अटैक के बाद अब नया हमला। क्या राजभर का आइडिया चोरी हो गया? जब समाजवादी पार्टी 9 अगस्त से पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर को चुनौती देने की तैयारी में है, जब सपा ने ऐलान कर दिया है कि उसकी देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा के पहले चरण में गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर और भदोही से वाराणसी के बीच की दूरी नापी जाएगी, यानी राजभर के असर वाले इलाकों में खुद सपा के दिग्गज जमीन पर ताकत दिखाएंगे। ठीक उसी वक्त राजभर ने कर दिया है अखिलेश पर चुभने वाला तंज। राजभर से 9 अगस्त से शुरू हो रही सपा की यात्रा पर सवाल किया गया था। इस पर राजभर ने इसे अपनी उपलब्धि बताया। ये तो हमारी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि है। अगर वो 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं तो ये तो उपलब्धि हमारी। ऐसा कहकर राजभर ने ये साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अखिलेश यादव उनके एसी अटैक के बाद जमीनी राजनीति को लेकर इतने सक्रिय हैं। सो भाजपा के अध्यक्ष का साफ संदेश है कि उन्होंने अखिलेश को एसी की सियासत से दूरी बनाकर जमीन पर उतरकर संघर्ष की नसीहत दी थी। अब सपा की ये यात्रा हमारी उपलब्धि है। ये तो हमारी उपलब्धि है, ये मेरी उपलब्धि है। अगर वो 9 तारीख से शुरू कर रहे हैं तो ये तो उपलब्धि हमारी। राजभर साथ ही इस बात को दोहराते दिखे कि अगले लोकसभा चुनाव में सबकी नजरें उन्हीं की पार्टी पर टिकी होंगी। ये तो तय है कि आपने देखा कि 22 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द ही रहा। अब 24 का चुनाव आ रहा है तो आप लोगों के साथ साथ सबकी निगाहें राजभर की तरफ, तो चर्चा तो स्वाभाविक है। राजभर से वाराणसी में उन्हें लेकर जारी किए गए सपा कार्यकर्ताओं के पोस्टर को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पोस्टर में राजभर को गीदड़ तो अखिलेश को शेर के रूप में दिखाया गया था। इस पर राजभर ने कहा कि ऐसे पोस्टर के जरिए भी उनका प्रचार ही हुआ है। डेली हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, कोई प्रधानमंत्री को का बना देता है, कोई मुख्यमंत्री को का बना देता है। तो देखिए, ये तो हम तो इसको प्रचार मानते हैं अपना। राजभर ने अखिलेश यादव के झाड़ फूंक वाले बयान पर भी लगे हाथों निशाना साधा। उन्होंने इसे सपा की हताशा और निराशा का सबूत करार दिया। हताशा और निराशा है। अमेरिका में पढ़ने वाला व्यक्ति अगर झाड़ फूंक पर विश्वास करे तो ये समझ में आता है कि शिक्षा बेकार है। आप पाल प्रजापति, बिंद केवट मल्ला, राजभर चौहान, बिंद नाई गोंड लोहार, आर्य कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, ये तमाम जातियां जो अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, इनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं। आवाज इनके लिए हम बोल रहे हैं। आज धीरे धीरे हमको 20 साल हो गया, तो जो लोग इनका हिस्सा लूट रहे हैं उनको बुरा लग रहा है। जाहिर है राजभर के इतने तूफानी हमले सपा को जरूर चुभे होंगे। अब राजभर को 9 अगस्त का इंतजार है, जिसमें वो अपने गढ़ में होने जा रही सपा की यात्रा की ताकत को तौलेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे सपा की तरफ से उन्हें दी गई सबसे बड़ी चुनौती होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कट्टरपंथियों के निशाने पर फरमानी हर हर शंभू गाने पर फतवा जारी की, क्योंकि जिस गाने ने फरमानी नाज को घर घर में पहचान दिला दी, उस गाने पर देवबंद के मौलाना ने फतवा जारी कर दिया और उसे शरीयत के खिलाफ बताते हुए फरमानी पर निशाना साध दिया।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फरमानी के गाना गाने पर या फिर हर हर शंभू गाने पर क्योंकि फतवा जारी किया गया, क्योंकि सच तो ये है कि एक आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता और ये बात मौलाना को कब समझ आएगी। कट्टरपंथियों के निशाने पर फरमानी, देवबंद के उलेमा ने किया फतवा जारी। इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज नहीं है। जिस पर करना चाहिए था नाज, उसके गाने पर कैसा ऐतराज। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कहते हैं कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ कर्म करता है। लेकिन फरमानी नाज का यही काम उनके लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि जिस गाने ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई, उसी गाने को लेकर कट्टरपंथी उलेमाओं ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। नहीं, इस्लाम से तो खारिज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है। तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज़ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ फरमा देंगे। फतवा जारी करने के पीछे फरियादी नाज के नाच गाने को इस्लाम के खिलाफ बताया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फतवा सिर्फ फरमानी नाज के लिए है या फिर हर उस मुस्लिम कलाकार के लिए जो नाचते गाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, या फिर यह फतवा हर हर शंभू गाने के लिए है। क्योंकि जब से ये गाना हिट हुआ, फरियादी नाज कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। ये सिंगर हैं फरमानी, मुस्लिम सिंगर हैं, उन्होंने गा दिया हर हर शिव शंकर शंभू, तो उस पे मदरसों से और मौलाना उनको अब फतवा जारी कर रहे हैं। देखिए, संगीत एक कला है और हम सबको इसको कला की दृष्टि से देखना चाहिए, और हम सबको अपनी जो महत्वपूर्ण सहभागिता है समाज का सौहार्द, प्यार और एकता बनाए रखने में सबको अपना सहयोग देना चाहिए। ना तो सुरों को मजहब की बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है और ना किसी के हुनर को। बावजूद इसके हर हर शंभू भजन गाकर रातों रात सुर्खियां बटोरने वाली यूट्यूब सिंगर फरमानी नाच को लेकर देवबंद के कुछ मौलाना इस कदर गुस्से में हैं कि उन्होंने फरमानी नाच की मुखालफत शुरू कर दी है। लेकिन इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर हर हर शंभू भजन गाकर रातों रात लोकप्रियता बटोरने वाली फरमानी नाच जब बुरे दौर से गुजर रही थी, तब विरोध करने वाले ये लोग कहाँ थे? लेकिन जिस नाज के हर हर शंभू गाने पर कट्टरपंथी उलेमाओं को ऐतराज है, उन्हें यह ऐतराज तब क्यों नहीं हुआ जब नाज को उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। क्योंकि 25 मार्च 2017 को नाज की शादी मेरठ के इमरान से हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही फरमानी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद फरियादी नाज अपने बेटे के साथ मां के घर रहने लगी। और जब बच्चे की बीमारी के लिए पैसे की जरूरत हुई तो नाज ने गाना गाना शुरू कर दिया। बस उनके दिमाग की बात है भाई, उनके दिमाग में अच्छा नहीं लग रहा। अब इस बात को तो नहीं देख रहे भाई, बेचारी अपने बच्चे को पाल लिया, कैसे करी? जब सिंगर है तो गावेगी हर तरीके का गाना। बताओ, उसे सब गाने गाने पड़ेंगे। जैसा कोई भजन गवावेगा तो सब भजन गाना पड़ेगा, और भाई वैसा कव्वाली गवावेगा तो कव्वाली गानी पड़ेगी, और फिल्मी दुनिया गाने तो वो गावे ही गावे। देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार करते हैं हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए, कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन, कव्वाली और म्यूज़िक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो वैसे नाज की सिंगर बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। फरमानी की मां फातिमा की माने तो गांव के ही एक युवक राहुल उर्फ भूरा के पास बाहर से कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए आते थे। एक दिन उन्होंने फरमानी को गाते हुए सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने फरमानी का गाना रिकॉर्ड कर YouTube चैनल पर डाल दिया।
जिसके बाद फरमानी की प्रसिद्धि बढ़ गई। इस दौरान फरमानी इंडियन आइडल में भी पहुंच गई, लेकिन बच्चे की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन फरमानी की जिंदगी में टर्न तब आया जब कांवड़ यात्रा के लिए उन्होंने हर हर शंभू गाना गाया। इसी गाने ने फरमानी नाज को सोशल मीडिया पर हिट कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल उस जहरीली सोच का है जो फरमानी के गाने में जिहाद ढूंढते हैं। और अब बात महंगाई की मार की कर लेते हैं, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल के पार पहुंच चुका है। सीएनजी के दाम पिछले साल दिसंबर में 72 रुपए थे, अब बढ़कर 96 रुपए के पार हो गया है। मतलब पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा। महंगाई की इस मार से पूरा चक्र बिगड़ चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ निजी कंपनियों ने टैक्सी के दाम बढ़ा दिए हैं, वहीं आम जनता के पास सीएनजी भरवाना मुश्किल हो रहा है। सीएनजी का रेट बढ़ गया है, इससे असर ये पड़ता है कि हम लोग जो कमाते हैं वो सीएनजी डलवा लें, फिर उसके बाद में इसका टैक्स भर दें। उसके बाद में अगर जो मेरा रोजी रोटी चल रहा था वो भी बंद हो गया। गवर्नमेंट अब जो चाह रही है वो कर रही है, तो अब जैसा है झेलना तो पड़ेगा ही, घूम फिर के हमारे ऊपर ही आएगा। महंगाई की डबल मार सीएनजी पेट्रोल के पार। आम जनता की जेब होगी खाली, खतरे में थाली। लोग बढ़ती ब्याज दरों की मार से अभी संभले भी नहीं थे कि सीएनजी की टेढ़ी चाल ने नई टेंशन दे दी है, क्योंकि राजधानी लखनऊ सहित 5 शहरों में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति करने वाली ग्रीन गैस लिमिटेड ने रविवार को सीएनजी के दामों में 5 रुपए और पीएनजी के दामों में 4 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, जिससे सीएनजी 96 रुपए 10 पैसे और पीएनजी 56 रुपए 20 पैसे पर पहुंच गई। सीएनजी का दाम डीजल से बढ़कर पेट्रोल के करीब पहुंच चुका है, यानी जिस दाम पर पेट्रोल मिलते हैं लगभग उतना ही दाम सीएनजी का भी हो गया है। आज करीब 5.5 रुपए सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हुई है और अब 1 किलो सीएनजी का रेट 96 रुपए 10 पैसे हो गया है। इतना ज्यादा रेट होने से लोगों के मन में असंतोष भी है। हमारे सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद एक तरफ जहां निजी कंपनियों ने और टैक्सी चालकों ने किराए में बढ़ोतरी कर दी है, वहीं निजी वाहनों में सीएनजी का इस्तेमाल करने वाले लोगों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल के भी पार चली गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते दिसंबर से अब तक सीएनजी के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 18 दिसंबर 2021 को सीएनजी के दाम 72 रुपए 50 पैसे थे। 1 अप्रैल 2022 को बढ़कर 80 रुपए 80 पैसे हो गए। 23 अप्रैल 2022 को और बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद सीएनजी 83 रुपए 80 पैसे की मिलने लगी। 9 मई 2022 को सीएनजी के दाम 85 रुपए 80 पैसे प्रति किलो हुए। 21 मई 2020 को सीएनजी 87 रुपए 80 पैसे के हिसाब से मिली और अब 31 जुलाई 2022 को 1 किलो सीएनजी 96 रुपए 10 पैसे पहुंच गई है। मतलब सीएनजी रॉकेट बनी है, क्योंकि जितनी तेजी से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते, उससे ज्यादा तेजी से पिछले 8 महीने में सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।